नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की एसएसटी कक्षा 10 का रिवीजन किक चला रहे हैं। उसका डे फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज एनसीईआरटी कक्षा 10 का रिवीजन क्विक में डे सेकंड है, अर्थात एसएसटी का जो रिवाइज कर रहे हैं हम कक्षा 10 का एनसीईआरटी बेस्ड, उसका जो पॉलिटिकल जो पार्ट है उसका डे पहला पूरा हो गया और डे आज 2 है। आज ये पॉलिटिकल पूरी हो जाएगी। इसका डे थर्ड जो होगा वो होगा ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो चलिए देखते हैं। आज नेपाल का अंतिम जो राजा था वो था ज्ञानेंद्र। दोस्तों, 1990 के दशक में एक लहर आई थी जिसे बोलते हैं लोकतंत्र की लहर। बहुत से देशों ने तानाशाही प्रणाली, राजाशाही प्रणाली को छोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया था। और बहुत से देशों ने एक दशक में, 90 के दशक में एक लहर से आई थी जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया। तो उस लहर को बोलते हैं लोकतंत्र की लहर। जिन देशों में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ वे लोकतंत्र की लहर में शामिल देश कहलाते हैं। लोकतंत्र की लहर में शामिल उसी समय नेपाल के अंदर भी, नेपाल में भी सबसे पहले लोकतंत्र कायम किया गया था। ऐसे ही एक बोलिविया है और बोलिविया में एक संगठन है फेडेकोर, जो अगर आंतरिक संगठन बन चुका है फेडेकोर। देखिए, बोलिविया जो है वहां की सरकार ने पानी की कीमतें बढ़ा दी। एक निजी कंपनी को ठेका दे दिया और उस निजी कंपनी ने उस पानी की कीमतें बढ़ा दी। उन कीमतों के विरोध में एक फेडेकोर संगठन बना जिसके अंदर वकील, इंजीनियर, सोशल वर्कर शामिल थे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के दबाव में आकर उस कंपनी को पानी की कीमतों को कम करना पड़ा। तो फेडेकोर कहां का संगठन है? बोलिविया का। क्यों चर्चा में आया? इसने पानी की कीमतों को लेकर आंदोलन किया था जिसके दबाव में कंपनी ने पानी की कीमतें कम की गई और कंपनी से ठेका छुड़ाकर वापस गवर्नमेंट के पास चला गया फेडेकोर। ऐसे ही मानवाधिकार संगठन है, वो सर्व सामान्य हितों की रक्षा के लिए काम करता है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का रिवीजन क्विक। मानवाधिकार संगठन जो है वो मानव के अधिकारों के लिए, सर्व सामान्य हितों की रक्षा के लिए काम करता है। दबाव समूह क्या होता है? देखिए दोस्तों, वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली में एक सबसे गंभीर जो मुद्दा है वो है दबाव समूह का। एक ऐसा वर्ग विशेष जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है अपने हितों के लिए। एक ऐसा समूह है जो अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है, दबाव में लाके। किसके लिए? अपने हितों के लिए। जैसे मजदूर संघ है। मजदूर संघ सरकार की नीतियों को प्रभावित करेगा, काम के घंटे कम किए जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए। व्यापार संघ भी सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है, कीमतें ऊंची की जाए, जीएसटी में, टैक्स में छूट दी जाए। ऐसे ही जो बहुत सारे जो संगठन हैं जो एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं और वो सरकार पर दबाव डालते। जातीय संगठन है, विद्यार्थी संघ है, मजदूर संघ है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं भाई कुछ जो संगठन है वो राजनीति से प्रेरित भी बहुत सारे हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, इंटक कांग्रेस है, आरएसएस है और भी बहुत सारे संगठन है। तो ऐसे समूह है जो सरकार की नीतियों को अपने हित में काम करने के लिए प्रभावित करने वाला संगठन हो। जैसे मजदूर संघ है, व्यापार संघ है। ये सरकार की नीतियों को प्रभावित, सरकार इनकी नीतियों से प्रभावित होकर इनके हितों में नियम बनाती है। राजनीतिक दल के लोगों का एक ऐसा संगठन जो उस विधायक की सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़े और सत्ता हासिल करने के लिए जो काम करता है वो होता है राजनीतिक दल। लोगों का ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के उद्देश्य से काम करता है, अर्थात सत्ता पाने के लिए जो संगठन काम करता है वह है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल जो है ये बनता कैसे? देखो, राजनीतिक दल है, इसको सबसे पहले चुनाव आयोग के पास में
पंजीकरण कराना होगा। अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग में किसी भी दल को पहले निर्वाचन करवाना है, पंजीकृत करवाना होगा। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयोग के पास में 750 पार्टियां पंजीकृत हैं, छोटी बड़ी 750 पार्टियां हैं जिन्होंने पंजीकृत करा रखा है चुनाव आयोग के पास में। पंजीकरण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब किसी भी दल को राज्य दल या राष्ट्रीय दल कैसे घोषित किया जाएगा? सबसे पहले बात करेंगे राज्य दल की। तो राज्य दल कोई भी जो संगठन बनेगा उस राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे, उन विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट उसके हक में हो और कम से कम 2 सीटों पर उसने जीत हासिल की हो। सॉरी दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट या उससे अधिक वोट हासिल हो और कम से कम 2 सीटें उसने जीती हो, तभी उसको राज्य राजनीतिक दल की मान्यता मिलेगी। यह राज्य राजनीतिक दल की बात है। अगर बात करें राष्ट्रीय दल की तो देखिए तो राष्ट्रीय दल में अगर राष्ट्रीय दल की अगर मान्यता लेनी है तो राज्य में विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में कुल मतों का कम से कम वही 6% या उससे अधिक मत हासिल करना जरूरी है। कुल वोटिंग का 6% या अधिक वोट हासिल करना जरूरी है राष्ट्रीय दल के लिए लोकसभा चुनाव में। और वह राजनीतिक दल हो पहले से जिसकी 4 राज्यों में सीटें हो। दूसरा, कम से कम लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतना जरूरी है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतना जरूरी है। कुल मतों का कम से कम 6% वोट हासिल करना जरूरी है और उसकी 4 राज्यों में 2-2 सीटें हो या राज्य पार्टी हो, तब वो राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। 2017 की बात करें तो 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। 2022 की बात करें तो 8 राजनीतिक दल हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है उसको 2022 में मान्यता दी है, पीएस संगमा की है, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से ये बिलोंग रखती है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 2022 में 8वीं पार्टी होगी। तो पहले 7 थी और अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 8 हैं। अब 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसके प्रमुख बातें कर लेते हैं। बाम सेप एक संगठन था, बाम सेप गैर सरकारी संगठन, गैर राजनीतिक संगठन था बाम सेप। इसी से बसपा का निर्माण हुआ। किसने किया था? 1984 में काशीराम ने बाम सेप को ही बसपा में विलय किया और बसपा बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में सबसे पुरानी पार्टी है, सर्वाधिक पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिसका जनसंघ के रूप में उदय हुआ था और लेकिन 1980 में यह पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए दोस्तों, आजकल एक नई सिस्टम है गठबंधन। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए आपस में जो गठजोड़ करती हैं उसे कहते हैं गठबंधन। तो देश में वर्तमान में 2 प्रमुख गठबंधन है, यूपीए और एनडीए। यूपीए जो है उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है और उसके अन्य दल हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस है आदि। और एनडीए जो है उसकी प्रमुख पार्टी है भाजपा है, बीजेपी, और इसकी अन्य पार्टियां हैं, समता पार्टी है और पहले अकाली दल था और महाराष्ट्र में भी एक पार्टी थी इनकी शिवसेना, जिसे वो अलग हो गए। तो एनडीए और यूपीए वर्तमान में 2 प्रमुख गठबंधन दल हैं जहां पे जो सरकारें चलाने के लिए आपस में गठजोड़ करते हैं। अब बात यह कि आजकल सबसे ज्यादा चल रहा दल बदल, जीतो किसी पार्टी से बाद में शामिल किसी और पार्टी में हो जाओ। दल बदल का मतलब विधायिका के लिए किसी एक दल से आप निर्वाचित होने के बाद में उस दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल होना क्या कहलाता है? दल बदल। और इस दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया है। दल बदल कानून बना दिया कि एक व्यक्ति किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में नहीं जा सकता। हाँ, उसका इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि पूरी पार्टी अगर विलय करती है तो फिर वो दल बदल कानून काम नहीं करेगा, या उसका 2/3 या 1/3 जो भाग है वो अगर
पार्टी छोड़ता है तब तो उसको मान्यता मिलेगी। अगर एक या दो विधायक या सांसद अगर वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल कानून के दायरे में आएंगे। ये तो बात होगी अपने। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो मूल रूप वो है जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व और वैध शासन। जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी और वैध शासन, ये लोकतंत्र के तीन प्रमुख आधार स्तंभ हैं जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो संविधान के अनुसार लिए जाते हैं और कानून के दायरे में रहकर लिए जाते हैं। किसमें? लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है। लोकतंत्र जो है वो किनके लिए है? लोगों के लिए। बनाया किनके लिए है? जनता के लिए है। काम किसके लिए करेंगे? जनता के लिए। तो लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। अब लोकतंत्र के तीन प्रमुख आदेश स्तंभ कौन? जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व और वैध शासन। अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ है चुनौतियां। लोकतंत्र की विशेषता और चुनौतियां। विशेषता क्या है? तो देखो, ये लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर देता है, अवसर प्रदान करता है। देखिए, लोकतंत्र जो है उसमें संविधान इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है? संविधान। क्योंकि संविधान के अनुसार जो शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी इज्जत और सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करता है। दूसरा है, लोकतंत्र जो है वो मूल अधिकार प्रदान करता है, मूल अधिकारों का प्रदाता। लोकतंत्र जो है वो कुछ मूल अधिकार देता है कि व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जिए, उसको रोजगार के साधन हो, उसकी जो है कमा खाने की सरकार व्यवस्था करे, उसको शुद्ध पेयजल मिले, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति उसको परेशान करता है तो उसको दंड मिले। तो ऐसे कुछ अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, शोषण करे तो उसके विरुद्ध अधिकार है, धर्म का अधिकार है। तो ये कुछ अधिकार देते हैं। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं 6। कितने हैं? 6। इसके अलावा लोकतंत्र जो है वो सामाजिक कार्य भी करता है नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। नीति निर्देशक तत्वों के रूप में ये लोक कल्याणकारी से संबंधित है कि भाई सरकारें ऐसे नियम बनाए कि जनता का भला हो, जनता को रोजगार मिले, उसकी स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी शिक्षा अच्छी हो, ग्रामीण जीवन कैसे सुधारा जाए, पंचायत राज सुधार कैसे किया जाए, वन्य जीव की रक्षा कैसे की जाए। तो उनके लिए सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जो नीति निदेशकत्व में आती है। ये हमारे लोकतंत्र की क्या है? विशेषता है। दूसरी, लोकतंत्र जो है वो सभी को अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है, कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। अब लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती क्या है? जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। देखो, हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। अफगानिस्तान में पहले लोकतंत्र था, अब उसको समाप्त कर दिया और तालिबानी शासन हो गया। तो लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता है। जैसे ही आप किसी आक्रमणकारी या तानाशाही हुकूमत के नीचे आ जाओगे तो आपके सारे अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि तालिबान ने कर दी। अफगानिस्तान में सारे मूल अधिकार किसने समाप्त कर दिए? तालिबान ने। क्योंकि वहां पे लोकतंत्र क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आज के वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है दुनिया में? लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। दूसरा, विस्तार की चुनौती। जिन देशों में लोकतंत्र है उसको बनाए रखने की चुनौती। जैसे कि अभी अफगानिस्तान में लोकतंत्र था, अब समाप्त हो गया, तो लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती। तीसरी जो है वो है लोकतंत्र को
भ्रष्टाचार से बचाने की चुनौती। भ्रष्टाचार, दबाव समूह है और स्वार्थ, इनसे बचाने। लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख चुनौती वो है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, दबाव समूह से कैसे लड़ा जाए, कैसे उसे निपटा जाए, और स्वार्थ। तो लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार आ जाए, दबाव समूह काम करे, स्वार्थ आ जाए, तो लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो किसी न किसी दबाव में आ जाए। तो लोकतंत्र में तीसरी प्रमुख चुनौती वो है तो अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, अपने आप को किसी दबाव से मुक्त करना, और स्वार्थ से ऊपर उठकर राजनीति करना। तो ये कुछ हमारी लोकतंत्र की चुनौतियां थी। तो दोस्तों, ये हमारे एनसीईआरटी का डे सेकंड जो है वो समाप्त हो गया। पॉलिटिकल वाला पार्ट जो है एनसीईआरटी का वो समाप्त हो गया। डे जो थर्ड चलेगा, कल हम बात करेंगे डे थर्ड में भूगोल की, डे थर्ड और डे फोर्थ में भूगोल, और हमारे 7 डे में हमारी जो एनसीईआरटी की जो एसएसटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।